नमस्कार मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप या चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारत में प्राचीन काल से ही कृषि, खनन, उद्योग व व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होती रही हैं। प्राचीन काल में भी भारत का व्यापार अरब देशों, मिस्र, यूनान, इटली एवं चीन आदि से होता रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्राकृतिक व मानवीय तथ्यों का सदैव महत्व रहा है। प्राकृतिक संसाधनों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान किया है। मानवीय संसाधन के रूप में जनसंख्या ने प्राकृतिक संसाधनों से आर्थिक कार्यों को आरंभ किया। परिवहन मार्गों व प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए की गई। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि बंदरगाहों का विकास भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ही किया गया। क्षेत्रीय रूप में आर्थिक विकास प्रतिरूप राजधानी दिल्ली से लेकर गंगा की निचली घाटी, मुंबई से गुजरात तट और चेन्नई से आंध्र तट होते हुए कोलकाता तक अपेक्षाकृत अधिक विकसित रहा है, जबकि आंतरिक पठारी क्षेत्रों से खनिजों एवं शक्ति संसाधनों के उपयोग तक सीमित रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इसमें पहला है निम्न प्रति व्यक्ति आय। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ये वर्ष 2019 में लगभग 2011 यूएस डॉलर रही, केवल 2011 यूएस डॉलर, जो विश्व में 142वें स्थान पर थी। यानी भारत का स्थान विश्व के सभी देशों में 142वां था। इससे पता चलता है कि ये काफ़ी कम है। भूटान में 3243 डॉलर, श्रीलंका में 3853 डॉलर, चीन में 10,000 के करीब 10,000 डॉलर और विश्व का औसत 11,415 डॉलर था। विश्व का औसत 11,415 डॉलर और भारत में केवल 2,011 डॉलर। रूस में 11,585, यूरोपियन यूनियन में 34,000 के करीब, जापान में 40,000, यूके में 42,000, जर्मनी में 46,000, यूएसए में 65,000 और सर्वाधिक मोनाको में 1,85,000 डॉलर और स्विट्ज़रलैंड में 81,900 डॉलर प्रति वर्ष की प्रति व्यक्ति आय रही। यानी कुछ देशों में ये बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि लगभग 1 लाख डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से भी अधिक, और भारत में केवल 2011 यूएस डॉलर। दूसरा है धन व आय के वितरण में असमानता। भारत में धन व आय के दृष्टिकोण से धनी व निर्धन में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 40% व्यक्तियों के पास ग्रामीण परिसंपत्ति का केवल 5% ही पाया जाता है, जबकि दूसरी ओर सर्वाधिक धनी 8% परिवारों के पास कुल ग्रामीण परिसंपत्ति का लगभग 46% भाग पाया जाता है। शहरों में गांवों की अपेक्षा भी और अधिक असमानता पाई जाती है। तीसरा है प्राथमिक उत्पादों की प्रधानता। भारत की जीडीपी का लगभग 14% कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जबकि कुल श्रम शक्ति का 65% भाग कृषि कार्यों में लगा है। ऐसा इसलिए है
कि कृषि में संलग्न जनसंख्या की प्रति व्यक्ति उत्पादकता बहुत कम है। चौथा, असंतुलित आर्थिक विकास। देश की श्रम शक्ति का लगभग 65% कृषि पर निर्भर है, जबकि उद्योग धंधों में केवल 18% तथा व्यापार, यातायात एवं अन्य सेवा कार्यों में लगभग 17% व्यक्ति लगे हुए हैं। पांचवें बिंदु को देखते हैं, अत्यधिक दरिद्रता या गरीबी। भारत की लगभग 22% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, परंपरावादी समाज व नवाचार की कमी। भारत में अभी भी कई प्रकार की कुरीतियां तथा अंधविश्वास व्याप्त हैं, जिसके कारण नवाचार में कमी पाई जाती है और इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद भुगतान असंतुलन। इसका अर्थ यह है कि विदेश से आयात अधिक व निर्यात कम है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा का संकट आता है और कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का विकास ठीक से नहीं हो पाता। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की प्रवृत्तियां। भारत में हाल के वर्षों में जीडीपी के मामले में काफ़ी सुधार हुआ है। वर्ष 1950-51 में जीडीपी में कृषि का 53% और सेवा क्षेत्र का 30% योगदान था, जो 2013-14 में क्रमशः 13% और 60% हो गया। अगला बिंदु है अल्प रोजगार व बेरोजगारी। भारत में अधिक जनसंख्या के कारण श्रम प्रचुर मात्रा में है, अतः श्रम की मांग में कमी है। इसके कारण यहाँ बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और अल्प रोजगार आदि की समस्या है। इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है, उपभोग का आर्थिक सूचक निम्न है। भारत में औसत रूप से प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग प्रति हजार जनसंख्या के लिए डॉक्टर, मोटर गाड़ियाँ, टेलीफोन, मोबाइल आदि, टीवी, फ्रिज आदि की मात्रा बहुत कम है। कम उपभोग के कारण मांग अपेक्षाकृत कम है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं। भारत में परंपरागत तथा आधुनिक दोनों विधियों से आर्थिक कार्य किए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने प्रमुख समस्याएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास का अवरोधक है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। जितनी जनसंख्या के लिए योजनाएं बनती हैं, कुछ समय बाद उससे काफ़ी अधिक जनसंख्या हो जाती है और योजनाओं का सही प्रतिफल नहीं मिल पाता। इससे राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में और पूंजी निर्माण में बहुत कमी आ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पूंजी निर्माण की समस्या। 1950-51 में लगभग 3% से बढ़कर 1970-71 में पूंजी निर्माण लगभग 7% हो गया और 1990-91 में 10% सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। 1991 में आर्थिक सुधारों के लागू होने के बाद निजी क्षेत्र में सकल देशी पूंजी निर्माण 1990-91 में 14% से बढ़कर 2000-2001 में 16% हो गया। यानी 90-91 में 14% था, वो 2001 में 16% हो गया। ये है निजी क्षेत्र में सकल देशी पूंजी निर्माण। 2006-07 में ये 20% हो गया और 2011-12 में 35% हो गया। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 2011-12 में गिरकर केवल 7.8% ही रह गया। तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं, यह है निर्धनता व असमानता की समस्या।
भारत में 1951 से 2011 तक जनसंख्या में लगभग 235% की वृद्धि हो गई है। इसके कारण निर्धनता, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, रोजगार के अवसरों में सीमितता आदि के कारण अर्थव्यवस्था का विकास अधिक नहीं हो सका। भारत में लगभग 22% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान आदि आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी हैं। निवेश की कमी, परिवहन व संचार के साधनों की कमी, पूंजी जलापूर्ति की समस्या, ऊर्जा संसाधनों की कमी, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन, पर्यावरणीय अवनयन, प्रदूषण आदि की समस्याएं आर्थिक विकास में अवरोध पैदा करते हैं। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती हुई प्रकृति। इसमें नंबर 1 पर देखें तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। पहले प्राचीन साहित्य और लेखों से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। विश्व में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मध्यकाल में भी अरब, यूरोप व दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार सदैव भारत के पक्ष में रहता था। 1757 में प्लासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन ने भारत का आर्थिक शोषण प्रारंभ कर दिया। ब्रिटेन ने इसके साथ ही भारत की स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया को भी अवरुद्ध कर दिया। उनकी कुटिल भू राजस्व वसूली की पद्धति ने भारत की संपूर्ण कृषि व्यवस्था को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। यद्यपि ब्रिटिश पूर्व के सभी विदेशी शासकों ने भी भारतीयों का शोषण किया, परंतु उनमें से अधिकांश भारत में ही बस गए और भारत का अधिकांश धन भारत में ही रहा। उस समय भारतीय हस्तशिल्प और व्यापार को भी बढ़ावा मिलता रहा। इसके विपरीत अंग्रेज हमेशा विदेशी ही बने रहे और भारत से धन संपत्ति इंग्लैंड को भेजते रहे। 1757 में प्लासी की विजय के बाद से 1947 तक असीमित भारतीय संपत्ति इंग्लैंड को भेजी गई, जिसे भारत से धन का निष्कासन और भारत की लूट कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के परिणामस्वरूप भारत में कृषि की अवनति हुई, भारतीय हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग समाप्त हुए और श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो गई। अंग्रेजों ने भारत में एक नई तथा शोषणकारी जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त जमींदार अन्यायपूर्ण तथा दमनकारी रूप से किसानों से अधिकाधिक लगान वसूलते थे और शोषण करते थे। यद्यपि अंग्रेज़ों ने भारत में रेलों का विकास तथा अन्य विकासात्मक कार्य भी किए और तकनीकी उन्नति भी की, किंतु इन सभी कार्यों का मूल उद्देश्य भारत में आंतरिक भाग से और गांव-गांव से अधिकाधिक उत्पादित माल को इंग्लैंड ले जाना ही रहा। इस प्रकार भारतीयों और भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र गति से अवनति हुई। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति या स्थिति। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, किंतु भारत की उर्वर गेहूं, चावल, कपास, जूट उत्पादक भूमि पाकिस्तान चली गई। भारत की बहुत बड़ी सिंचित भूमि भी चली गई। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की कमी, प्रबंधकीय अकुशलता, पुरानी तकनीक और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं और ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा तहस नहस हो गया। इससे भारत की गणना अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात स्वदेशी सरकार ने
भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करने हेतु 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का संतुलित विकास करने के प्रयत्न हुए। इसी के फलस्वरूप भारत वर्तमान में विकासशील देशों में सबसे अग्रणी देशों में शुमार होता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप वर्तमान में विशेषताएं इस प्रकार हैं। निजीकरण को प्रमुखता। विश्व में 1980 के दशक के दौरान समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के कमज़ोर होने से विश्व में मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति मोहभंग प्रारंभ हो गया। परिणामस्वरूप 80 के दशक में ही भारत में निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जिसे 90 के दशक में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के माध्यम से और भी तेज किया गया। इस बदलाव से भारतीय अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आता जा रहा है। दूसरा है विदेशी निवेश को प्रमुखता। भारत में अरबों डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे एफडीआई कहते हैं, हुआ है। भारत में 2000 से 2014 तक 137 देशों ने पूंजी निवेश किया है और आश्चर्यजनक रूप से मॉरिशस जैसे छोटे से देश ने 36% विदेशी निवेश भारत में किया। इसके बाद सिंगापुर ने 12% और इंग्लैंड और जापान ने क्रमशः 10 और 8% निवेश भारत में किया। इसके बाद प्रादेशिक असमानताओं को कम करना। वर्तमान में भारत की आर्थिक नीतियों का प्रमुख उद्देश्य प्रादेशिक असमानताओं को कम करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकारी योजनाओं के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति और सहायता बढ़ चढ़कर की जा रही है। अगली महत्वपूर्ण बात है सामाजिक आधार संरचना और मानवीय विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर तथा जन्म दर को सामाजिक आधार संरचना माना जाता है। भारत में समग्र आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर के लिए मानवीय विकास सूचकांक के इन बिंदुओं में सुधार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण के द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया गया है। सेवा क्षेत्र निर्यात जो 1990 में 44,000 करोड़ था, वह 2012-13 में बढ़कर 1,635,000 करोड़ हो गया। इसके बाद अंत में बात करते हैं सूचना तकनीकी उद्योगों का विकास। वर्तमान में भारत में सूचना तकनीक का विकास तीव्र गति से होना प्रारंभ हो गया है, किंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, आईटी का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। इस हेतु देश में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंत में कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति में न केवल प्राचीन, मध्य व आधुनिक काल में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है, अपितु आधुनिक काल में भी प्रत्येक दशक में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था 21वीं शती के इस दशक में विश्व की सबसे उभरती अर्थव्यवस्था दिखाई दे रही है, किंतु निरंतर व्यापार घाटे, विदेशी ऋणग्रस्तता, भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय समस्याओं, मानसून की अनिश्चितता आदि के कारण पर्याप्त गतिशील नहीं हो पा रही है। अतः भारतीय नियोजकों, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिकों, शोधकर्ताओं आदि को व्यापक व विकासोन्मुखी रणनीति का निर्माण व क्रियान्वयन करना चाहिए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती जा सके। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।